सामईन कराम, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प कहानी जिसका नाम है कलंदर ज़ात। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 69 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। उस वक्त दिन के 10 बजे थे। मौसम काफी खुनक था, सूरज और बादलों की आंख मचोली चल रही थी। हवा इतनी तेज नहीं थी। ऐसे में हरप्रीत कौर जब तैयार होकर ड्राइंग रूम में आई तो सीधी जसपाल सिंह के दिल में उतर गई। हरप्रीत ने नेवी ब्लू सूट पहन रखा था जिस पर सफेद धागे की कढ़ाई थी। बड़ा सारा आंचल गले में था। बाल संवार कर चोटी बांधी हुई थी। हल्का हल्का मेकअप उसे जाज़बे नजर बना रहा था। ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? हरप्रीत ने उसकी निगाहों का मतलब समझते हुए कहा। क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि कोई औरत अपने सामने खड़े हुए मर्द की निगाहों में मौजूद पैगाम को ना पढ़ ले। मैं सोच रहा हूँ आज के दिन कम से कम हमें बिल्कुल अकेले कहीं दूर तन्हा होना चाहिए। जसपाल ने कहा। मसलन कहाँ? वो शौखी से बोली। किसी बीच पर, समुंदर किनारे, किसी वीरान जंगल में या फिर किसी पहाड़ी मुकाम पर जहाँ सिर्फ हम दोनों हों। उसने भी शौखी से कहा तो वो तसव्वुर में खो जाने वाले लहजे में बोली। अब ये मत कहना कि मैं यही कहूंगी कि काश हम वहां हों। असल में हमारा इंतजार हो रहा है, हमें गुरुद्वारे जाना है जहां सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं। इस पर जसपाल ने उसे देखा और फिर खफत ज़दा लहजे में बोला, यार कैसी महबूबा हो तुम, ख्वाब में भी हकीकत की तलखी मिला देती हो। फिर टाई की नोट दुरुस्त करते हुए बोला, चलो महारानी जी चलें। उदास ना रहो यार, ये ख्वाब हम फारिग होकर वापस आते हैं ना तो देख लेंगे। वो दोनों खुशगवार मूड में पोर्च में खड़ी गाड़ी की तरफ बढ़ गए। जैसे ही जमाल की तरफ से ऊगी में रहने को कहा गया था उसी वक्त उसने पता किया कि अगर ऊगी पिंड में किसी का भी कोई फंक्शन हो, किसी का अरदास हो, अगर वो है तो ठीक, वरना वो खुद अरदास रख लेते हैं। फौरन अरदास रखने के बारे में अगर कोई पूछ भी ले तो कह सकता है कि रात मुझे बड़ा भयानक ख्वाब आया था, इसलिए रख लिया अरदास, कोई मना नहीं कर सकता था। ओगी पिंड के एक खानदान ने गुरुद्वारे में अरदास रखा था, उन्होंने वहीं जाने का प्रोग्राम बना लिया था। फिर दोपहर तक पिंड में रहने का सोचा और निकल आए। गुरुद्वारे में बहुत सारे सिख जमा थे, कई लोग आ भी रहे थे। ग्रंथ साहब का पाठ किया जा रहा था। हरप्रीत औरतों की तरफ और जसपाल मर्द हजरात की जानिब बढ़ गया। तकरीबन 10 बजे के करीब वो अरदास ख़त्म हुआ तो लंगर शुरू हो गया। 11 बजे तक वो गुरुद्वारे से निकल आए थे। उनका रुख सरदार बलबीर सिंह पंच की तरफ था। वहाँ कुछ देर वक्त गुजारने के बाद वो पिंड की मुख्तलिफ जगहों को देखने के लिए निकल पड़े ताकि जो मसले मसाइल हों उसके बारे में जानकारी मिल जाए। असल मकसद यही था कि लोगों के दरमियान रहा जाए। दोपहर 2 बजे तक वो इसी में मसरूफ रहे, फिर वो वापस घर लौट आए। जिस वक्त जसपाल अपने कमरे में जाकर फ्रेश हुआ तो हरप्रीत चाय लेकर उसके पास जा पहुंची। उसने चाय का ट्रे बेड पर रखा और आलती पालती मारकर बैठ गई। जसपाल उसके सामने आ बैठा तो हरप्रीत ने पूछा, ये सारा ड्रामा किस लिए? मुझे नहीं मालूम, ये जमाल ने कहा था, उसने जवाब दिया। फिर पूछो उससे क्या बात थी? हरप्रीत ने चाय की चुस्की लेकर कहा। मैं नहीं पूछता, बात हुई ना कोई काम निकल आएगा और मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। आ बैल मुझे मार नहीं, मुझे तुम्हारे साथ वक्त गुजारना है। चलो ये तो अच्छा हुआ, हरप्रीत ने शोखी से कहा। दिन के वक्त ख्वाब नहीं देखे जाते, रात को सही। हरप्रीत ने हंसते हुए कहा, आज ऊगी में शादी भी है, वहां चलेंगे, बड़ा मजा आएगा, लोगों में भी रहेंगे। चलो ठीक है, डन, जसपाल ने कहा। ये दिन जसपाल के लिए इंतहाई खुशी के दिन थे। वो चाय पी रहे थे कि वो बंदा वापस आ गया जिसे जसपाल ने मनास्कर भेजा था ताकि जोगी के बारे में पता करवा सके। वो नीचे लॉन में बैठा था। चाय खत्म करके वो उसके पास जा पहुंचे। हाँ सुनाओ, क्या खबर लाए हो? जसपाल ने पूछा। ये ठीक है कि वो मनास्कर ही का रहने वाला है। पिछले चंद बरसों से वो वहां नहीं है। उसके खानदान के लोग और चंद चेले भी उसके साथ ही ना जाने कहाँ चले गए हैं। उसके खानदान के दूसरे लोग वहीं मौजूद हैं। उस जोगी के पास काफी चमत्कार हैं। उसे सांप नहीं डसता, और कोई सांप डस भी ले तो उसे कुछ नहीं होता। उसका एक बेटा है, मुंबई में रहता था, वो जहर का बड़ा माहिर है। कुछ बरस से उसका भी कुछ अता पता नहीं। ये उसकी तस्वीर लाया हूँ। उसने सेल फोन से बनाई हुई तस्वीर दिखाने के लिए अपना सेल फोन उसके आगे कर दिया।
ये तुम मुझे नंबर पर सेंड कर दो, मैं देख लूँगा। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, जसपाल ने कहा। तो उसने तस्वीर भेज दी, फिर उठा और चला गया। तभी जसपाल तस्वीर देखते हुए मसनूई उकताहट से बोला, अब तो उसे कॉल करना ही पड़ेगी। उस पर हरप्रीत ने जिंदगी से भरपूर कहकहा लगाया। लाहौर पर शाम उतरने को थी। मैंने वलीद से वादा किया था कि उससे मिलूंगा। मेरा उससे मिलना ज़रूरी भी था, लेकिन मुझे तारिक नज़ीर से भी लाजमन मिलना था। फैज़ान भट्ट और अल्ताफ़ गुजर से अब तक वो क्या निकाल पाया था, इस बारे में पता चलना चाहिए था। इन्हीं दोनों बंदों से पता चलना था कि वो भारतीय किधर हैं जो पाकिस्तान में फैल चुके हैं। जैसे ही मैंने तारिक नज़ीर से रब्ता किया तो वो पुरशौक अंदाज में बोला, सर जी, बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। चंद बंदे पकड़े गए हैं और बाकियों के बारे में पता चल रहा है। एक दो दिन में जब सारा फाइनल हो गया तो पूरी रिपोर्ट के साथ आपसे मिलता हूँ। ओके, मैं इंतज़ार करूँगा, मैंने कहा और राब्ता ख़त्म कर दिया। तब मैंने वलीद के नंबर मिलाए, वो जैसे मेरे ही इंतज़ार में था। मैं आपकी कॉल का मुंतज़िर था। कहाँ हो, मैंने पूछा। इधर लाहौर ही में हूँ, मुझे उम्मीद थी कि आप ज़रूर कॉल करेंगे। आप आएँ, कोई यहाँ आपका इंतज़ार कर रहा है, उसने पुरजोश लहजे में कहा। मैं आता हूँ, मैंने कहा और उसकी तरफ जाने के लिए उठ गया। मैं ड्राइंग रूम में आया तो कंट्रोल रूम में फ़हीम और महविश के साथ जुनेद बैठा था। ये अकबर किधर है, मैंने पूछा। अपने कमरे में है, कह रहा था कि सर में दर्द है, सोना चाहता है, जुनेद ने बताया। चलो उसे सोने दो, तुम आओ मेरे साथ, मैंने कहा तो महविश बोली, एहतजाज एहतजाज। क्यों, क्या हुआ तुम्हें, मैंने खुशगवार हैरत से पूछा। ये लोग बहुत सूरमा हैं जिन्हें आप साथ लेकर जाते हैं, और दूसरी बात ये कि हम दारे के हाथ के बने खाने खा खा कर तंग आ गए हैं। हमें होटलिंग करनी है बस, वो खड़े होकर बोली। पहली बात तो ये है कि तुम मेरे साथ जा रही हो। दूसरी ये कि जब तुम्हारा दिल चाहे तुम बाहर जाओ, जो तुम्हारा दिल चाहे करो, पाबंदी थोड़ी है। इसी दारे से जो चाहे मंगवा लिया करो, मैंने कहा तो वो एकदम से खुश हो गई। मैं, जुनेद और महविश तीनों फोर व्हील में निकले जिसे जुनेद ड्राइव कर रहा था। तकरीबन आधे घंटे के बाद हम इलामा इकबाल टाउन पहुंच गए। वो हमारे साथ राब्ते में था। हमने फोर व्हील पोर्च में रोकी। वलीद पोर्च ही में खड़ा था। उसके साथ हम तीनों ड्राइंग रूम में चले गए तो सामने कर्नल सरफराज बैठे हुए हमें खुशगवार अंदाज में देख रहे थे। मिलने के बाद जब हम बैठे तो मौजूदा ऑपरेशन के बारे में बातें होने लगीं। ये सब बातें कर चुके तो वो बड़े संजीदा लहजे में बोले, जमाल, अब वक्त आ गया है कि हमें बहुत कुछ तब्दील करना होगा। मैं समझा नहीं, मैंने पूछा। देखो, जो इंसान का दिल होता है ना, वो ही जिंदगी की अलामत होता है। इंसान में पहले दिल बनता है तो बाकी अमल बाद में पूरा होता है। जिस्म का कोई हिस्सा कट जाए तो जान बरकरार रहती है, लेकिन जैसे ही दिल को कुछ हो जाए तो जिंदगी नहीं बचती। उन्होंने लफ्ज़ों को बहुत एहतियात से चुनते हुए कहा तो मैंने कहा, मैं समझा नहीं, आप जो कहना चाहते हैं खुलकर कहें। मैं जानता हूं कि तुम्हारी वालदा तुम्हारे लिए बड़ी अहमियत रखती हैं, और जिस कदर अहमियत रखती हैं उसे भी जानता हूं। इसी तनाजुर में तुम मेरी बात को समझ रहे हो। उन्होंने कहा तो मुझे एकदम से उनकी बात बड़ी अहम लगी। तब मैंने कहा, आप कहें जो कहना चाहते हैं। नूरनगर अब उतना महफूज नहीं जितना हम समझ रहे हैं। इसके अलावा भी कुछ दूसरे मामलात हैं। जोगी और मलंग का वहां होना और तुम्हारा वहां से ही अगवा बहुत कुछ समझाता है। इसलिए मैंने सोचा है कि सबको महफूज कर लिया जाए, फिर बाद में देखेंगे कि क्या करना है। उन्होंने कहा तो मैंने पूछा, आपके जहन में क्या है। सारा और उसके बेटे मुराद को उसके बाप के पास भेज दिया जाए। दुबई में वो सेट हो गए हैं, हालांकि कराची में भी उनका बिजनेस वैसा ही ठीक हो गया है जैसा पहले था। यहाँ उनके वालिद साहब होते हैं। ये कहकर वो ज़रा रुके, फिर बोले, तानी को अभी थोड़ी तरबियत की ज़रूरत है, क्योंकि वो अभी नौ मुस्लिम है। मैं चाहूँगा कि तुम उसे बरतानिया जाने की इजाज़त दो। वहाँ उसका कौन है, मैंने पूछा। कोई खूनी रिश्ता तो नहीं, लेकिन और बहुत हैं जो उसकी बेहतरीन जहनी तरबियत कर सकेंगे। उन्होंने कहा, ठीक है, वो जाए, बखुशी जाए, मैंने जवाब दिया। और अम्मा और सोनी को कहाँ रखना है, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं इसे पूरा करूँगा। तुम्हें कोई एतराज़? नहीं, कोई एतराज़ नहीं, मैंने जवाब दिया। तो बस, बाकी जो तुम चाहो वही होता रहेगा, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। थोड़ी देर की खामोशी के बाद वलीद बोला, सर, अब मैं कुछ कहूँ? बोलो, तुम्हारी ही तो सुनने आए हैं, कर्नल सरफराज ने कहा। तो उसने इजाज़त पाकर कहा, सर, जैसा कि आपने मुझे समझाया है कि मैं अपनी सियासत की बुनियाद खिदमत खलक पर रखूं, तो मेरे पास एक मंसूबा है।
میں کوئی نئی سیاسی جماعت نہیں چاہتا، بلکہ اسی نظام میں رہ کر یہاں سے وہی سوچ دینی ہے جو پاکستان کی آواز ہے۔ میرا مقصد حکومت حاصل کرنا نہیں ہوگا، بلکہ اسی نظام کو رفائی بنانا ہے عوام کے لیے۔ اور میرا رول ماڈل ہوگا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظام حکومت۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں دوسرے اصحاب کو فالو نہیں کروں گا، وہ بھی میرے پیش نظر ہیں۔ منصوبہ کیا ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ یہ کہ جب تک اچھے لوگ نہیں ہوں گے نظام اچھا کیسے ہوگا؟ پہلے اچھے لوگوں کی ضرورت ہے۔ مجھے 313 انسان تیار کرنے ہیں۔ مجھے پتا ہے کہ اس میں وقت لگ سکتا ہے، لیکن میں یہ کروں گا، اس نے پرجوش لہجے میں کہا۔ ہم سے کیا چاہو گے؟ کرنل نے پوچھا۔ دیکھیں، ہم ایک چھوٹی سی جاب کے لیے 5-10 سال کا تجربہ مانگتے ہیں، اور جن لوگوں نے ملک اور عوام کی قسمت کا فیصلہ کرنا ہے وہی ان پڑھ اور قانون سے بالا تر ہوں، تو پھر سوائے تباہی کے اور کیا ہوگا؟ اس نے انتہائی سنجیدگی سے کہا، پھر بولا، پورے پاکستان سے 313 لوگوں کو تربیت دینی ہوگی کہ وہ سیاست کیسے کریں۔ جنہوں نے اسمبلی میں جا کر قانون سازی کرنی ہے، انہیں قانون اور آئین پڑھانا ہے۔ انہیں بتانا ہے کہ انسانیت کیا ہوتی ہے۔ انہیں نظریہ پاکستان پوری طرح راسخ کروانا ہے، اور اس میں میری سرپرستی جمال صاحب کریں گے۔ تمہارا خیال تو اچھا ہے، کرنل نے تعریف کی۔ یہ سب آن لائن ہوگا، پاکستان کے ہر کونے سے یہ لوگ تربیت پائیں گے، اور اس دوران وہ خدمت خلق سے سرشار ہو کر اپنی ساکھ بھی عوام میں بنائیں گے۔ اگر ان میں سے چند لوگ بھی اسمبلی میں آ گئے تو ہماری کوشش رنگ لے آئے گی، اس نے بتایا۔ ٹھیک ہے، تم اپنی کوشش کرو، ہم پوری طرح تمہاری ساتھ ہیں۔ دنیا بھر سے جہاں سے کوئی اچھی شے ملتی ہے اسے لاؤ اور یہ کام شروع کرو، اور پھر جو ہوگا اس کے مطابق فیصلہ ہوتا رہے گا۔ میں نے اسے یقین دلایا تو کرنل سرفراز کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کے بعد کافی دیر تک ہم اسی موضوع پر بات چیت کرتے رہے، یہاں تک کہ کافی وقت ہو گیا۔ ہم گھر سے کھانا کھانے کے لیے نکلے تھے۔ خاموش بیٹھی مہوش نے ایک دم سے یاد دلایا تو ولید نے چونک کر کہا، بات یہ نہیں کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا، میں نے آرڈر کیا ہوا تھا لیکن کرنل صاحب نے منع کر دیا۔ ویسے ابھی کہوں گا تو آ جائے گا، اس نے بتایا تو کرنل مسکراتے ہوئے بولے، اگر زیادہ بھوک ہے تو ابھی کچھ کر لیتے ہیں، ورنہ کم از کم 1 گھنٹہ آپ لوگوں کو مزید بھگتنا پڑے گا۔ وہ کیوں؟ مہوش نے پوچھا۔ یہ جمال کا ایک بہت ہی اہم مہمان آنے والا ہے، اسے ایئرپورٹ سے لینا ہے، انہوں نے کہا تو میں چونک گیا۔ میں نے کرنل کی طرف دیکھ کر پوچھا، بانیتا کور؟ جی، وہ کراچی سے اڑ چکی ہے اور کچھ ہی دیر میں ایئرپورٹ پر ہوگی۔ تم لوگ اسے لے کر آؤ، میں تم لوگوں کے کھانے کا بندوبست کرتا ہوں، انہوں نے کہا تو میرے اندر ایک دم سے سنسنی پھیل گئی۔ میں سوچنے لگا کہ کرنل کو میرے ہر اقدام کے بارے میں معلوم ہوتا ہے۔ ہم سبھی وہاں سے نکلے اور ایئرپورٹ کی جانب چل پڑے۔ ہمارے ساتھ ولید بھی تھا مگر وہ اپنی گاڑی میں آیا تھا، ابھی فلائٹ نہیں آئی تھی۔ ہم وہیں ایئرپورٹ کی عمارت میں کھڑے باتیں کرنے لگے۔ جہاز آنے کے کچھ دیر کے بعد بانیتا کور پتلون کوٹ میں ملبوس کسی بزنس وومین کی طرح ہمارے سامنے تھی۔ جیسے ہی اس کی نگاہ مجھ پر پڑی، وہ کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر سیدھی میری طرف آئی اور میرے گلے لگ گئی۔ میرے کان میں شرارت سے بولی، یہ مان لیا کہ تو نے وعدہ پورا کیا، اب باقی باتیں بھی مان جاؤ۔ ابھی تو چل، باقی دیکھتے ہیں، میں نے کہا تو وہ مجھ سے الگ ہو گئی۔ دوسروں سے ملنے کے بعد ہم ایئرپورٹ سے نکلے تو راستے ہی میں کرنل صاحب کا فون آ گیا۔ انہوں نے ہمیں مال روڈ پر موجود 4 اسٹار ہوٹل میں بلا لیا۔ وہاں بہت اچھا انتظام کیا ہوا تھا۔ میں، بانیتا اور کرنل ایک جانب کھڑے باتیں کر رہے تھے کہ بانیتا بولی، سر میں نے آپ کا نام بہت سنا ہے لیکن آپ سے کبھی ملی نہیں۔ آج میں نے آپ کو دیکھ بھی لیا اور مل بھی لیا۔ اس کے لہجے میں بہت اشتیاق تھا۔ چلیں، یہ قسمت میں تھا کہ تمہیں اسی طرح آنا پڑا، اسی بہانے ملاقات بھی ہو گئی۔ ویسے میں تمہاری برادری کی داد دیتا ہوں، تم ایک غیر معمولی لڑکی ہو۔ کرنل صاحب نے اس کی تعریف کی تو وہ ایک دم سے آزردہ ہوتے ہوئے بولی، مجھے ونود رانا کا بہت دکھ ہے، وہ بیچارہ خواہ مخواہ مارا جائے گا، اس کا گوشت تو وہ کتوں کی طرح نوچ لیں گے، بہت برا ہوگا۔ اسے کچھ نہیں ہوگا، میں نے کہا۔ تم نے اس بات کا جواب مجھے تب بھی نہیں دیا تھا، وہ کافی حد تک غصے سے بولی۔ دیکھو، جب وہ رامیش پانڈے کے لیے نکلا تھا تو دراصل وہ انتہائی قابل اور قابل اعتماد ساتھیوں کے ساتھ مل کر ایک جگہ چھاپا مارنے کے لیے نکلا تھا۔ اس کے ارد گرد اور کاغذوں میں یہی درج ہے، لیکن وہ راستے میں ڈراپ ہو کر سوہانی بلڈنگ کی طرف آ گیا۔ اپنا کام کر کے جیسے ہی وہ اس بلڈنگ سے نکلا، وہ چیف سیکیورٹی گارڈ ہمیشہ کے لیے میٹھی نیند سو گیا تاکہ کوئی بندہ بھی گواہی دینے والا نہ رہے۔
विनोद राणा अपने साथियों के साथ कामयाब छापे के बाद वापस अपने ऑफिस गया और इस वक्त वो अपने घर में है, किसी को शक तक नहीं हुआ। मैंने तफसील बताई तो उसका चेहरा एकदम से खिल गया। ये तो बहुत अच्छा हुआ, वो बोली। कहो तो बात करवा दूं, मैंने कहा तो वो हंसते हुए बोली, वैसे इतना तो यकीन है मुझे तुम पर। आओ फिर खाना खाते हैं, कर्नल ने कहा और उस गोशे की जानिब बढ़ गए जहां बाकी लोग मौजूद थे। खाने के बाद जैसे ही होटल से निकले, कर्नल ने कहा, इन सबको भेज दो, मैं और तुम अभी कहीं जाने के लिए निकलेंगे। ओके, मैंने कहा और जुनेद को बुलाकर बानीता कौर के साथ वापस जाने को कहा। वलीद समेत सब चले गए तो हम एक फोर व्हील में किसी नामालूम मुकाम की जानिब चल पड़े। पंजाब में और ख़ास तौर पर सिखों में शादी ब्याह की एक ख़ास रस्म होती है जिसे जागो कहते हैं। उसमें नौजवान लड़के और लड़कियां सारी रात जागते हैं। दुल्हन की मुमानी अपने सर पर गागर, मटका या इससे मिलता जुलता बर्तन सजा कर रखती है। बाकी रिश्तेदार औरतें और लड़कियां उसके साथ लग जाती हैं। फिर लड़कों के साथ पूरे गांव में फिरते हैं। जगह जगह ठहर कर माइये और लप्पे गाते हैं। रात भर जारी रहने वाले इस शुगल मेले में रिश्ते नातों को बड़ी अहमियत दी जाती है। दरअसल ये रस्म ननिहाल की आमद के बारे में होती है। इस रात ऊगी पिंड में ऐसी ही एक जागो थी। जसपाल सिंह, हरप्रीत कौर और अनुजीत सिंह तीनों पिंड में मौजूद थे। उनके होने से लड़के लड़कियों में बड़ा जोश भर गया था। हिंदू कम्युनिटी के बहुत सारे लड़के लड़कियां भी उसमें शामिल हो गए थे। शादी वाला घर इतने अमीर नहीं थे, उनके गुमान में भी नहीं था कि इतने अमीर लोग उनके ब्याह में आएंगे और हरप्रीत चुपके से उनकी सारी मदद करेगी। वो बहुत ममनून थे, इसलिए उन्हें बड़ी अहमियत दे रहे थे। जागो निकलकर दो तीन गलियां पार कर आई थी। वो ऊगी पिंड का एक चौक था। इर्द गिर्द के घरों की छतों पर लोग चढ़े उस जागो को देख रहे थे। बहुत सारे लोग अपने घरों से निकलकर उन्हें देखने के लिए वहीं मौजूद थे। गीतों के साथ बातों का भी शोर था। ऐसे में एक गली की तरफ से हूटर बजने की आवाज आने लगी और अगले चंद मिनटों में एक खुली जीप में चंद पुलिस वाले वहां आकर रुक गए। उनके साथ कुछ और गाड़ियां भी थीं। खुली जीप में से एक सिंह इंस्पेक्टर बाहर आया। उसे देखकर सारे लोग खामोश हो चुके थे, इसलिए वो ऊंची आवाज में बोला, जसपाल सिंह ढल्लू, आगे आओ। इस पर जसपाल ने हरप्रीत और अनुजीत को सुकून से रहने का कहा और आगे बढ़ गया। क्या बात है इंस्पेक्टर, ये कहकर उसके सीने पर लगे बैज को देखने लगा जहां उसका नाम लिखा था। तुम्हें हमारे साथ थाने जाना होगा, उसने बड़े बारोब लहजे में कहा। क्यों? ये तो तुम्हें वहीं जाकर बताएंगे, चलो। उसने आगे बढ़कर कलाई पकड़ने की कोशिश की तो जसपाल उसे तुरा देते हुए बोला, तुम मुझे ऐसे नहीं ले जा सकते हो, तुम जाओ, मैं खुद आ जाऊंगा, वो भी सुबह, अब नहीं। ये तुम गलत कर रहे हो, हम तुम्हें लेने आए हैं, इंस्पेक्टर ने रोब से कहा। मैं बहस नहीं चाहता इंस्पेक्टर, जाओ, सुबह आऊंगा। ये कहते हुए उसने देखा पुलिस के लोग आहिस्ता आहिस्ता उसके गिर्द घेरा डाल रहे थे। उसे यकीन हो गया कि ये लोग उसे लेकर जाने के लिए ही आए हैं। तुम्हें प्रोटोकॉल के साथ ले जाना है, चुपचाप ले जाना होता तो घर से उठा लेता। मेरी बात समझ गए हो ना? इस बार इंस्पेक्टर ने ढके छुपे अंदाज में ये बात कह दी कि वो उसे जलील करके लेकर जाना चाहता है। मैं तुम्हारी बात ना सिर्फ समझ गया हूं बल्कि इसका जवाब भी मैंने सोच लिया है। तुम जो चाहो सो करो, मैं तो सुबह ही आऊंगा। अब लेकर जाना है तो तुम्हारी मर्जी। जसपाल ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। पकड़ लो इसे। जैसे ही इंस्पेक्टर ने हुक्म दिया, पुलिस के लोग आगे बढ़े। उसी लम्हे जागो में मौजूद सारे लोग आगे बढ़ाए। हरप्रीत उन सब से आगे थी। तुम इसे हमारी मर्जी के बगैर नहीं ले जा सकते हो, गोली चलानी है तो चलाओ। अगर इसे ले गए तो हम भी इसके साथ ही थाने जाएंगे, हरप्रीत ने जोरदार अंदाज में कहा। इंस्पेक्टर घबरा गया। वो सब की तरफ देखते हुए एकदम से बोला, कोई गांव का बड़ा इसकी जमानत देगा कि ये सुबह आ जाएगा थाने? मैं किसी की जमानत नहीं लूंगा, तुम जाओ और जाकर आराम करो, जसपाल ने कहा। तुम अपने लिए मुश्किलात बढ़ा रहे हो जसपाल, इंस्पेक्टर ने गुस्से में कहा। मैं पैदा ही मुश्किलात में हुआ हूं। मेरी जितनी मुश्किलात तुझे आ जाएं तो वैसे ही मर जाओ। अब जाओ। इस बार जसपाल ने भी गुस्से में कहा तो वो चंद लम्हे उसे देखता रहा, फिर तेजी से वापस पलट गया। उसके साथ आई हुई नफरी भी वापस चली गई। एकदम से खामोशी टूट गई। लोग बातें करने लगे जिनकी किसी को समझ नहीं आ रही थी। समझ तो जसपाल को भी नहीं आ रही थी कि ये आखिर हुआ क्या है। भूल जाओ कि यहाँ कोई आया था, तुम लोग एंजॉय करो, अनुजीत सिंह ने सबको कहा तो फिर वो सब दोबारा गीत गाने लगे। मगर वो पहले वाला जोश खत्म हो चुका था। कुछ देर के बाद वो तीनों उन लोगों से अलग होकर गली की नुक्कड़ पर आ गए
तो हरप्रीत ने तशवीश से पूछा, ये क्या था जसपाल? इस वक्त तक तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन पता चल जाएगा। वो धीरे से बोला, फिर हरप्रीत के चेहरे की तरफ देखकर बोला, तुम एंजॉय करो, हम यही हैं, कहीं नहीं जाते, डोंट वरी। मैं अब क्या एंजॉय करूंगी, तुम चलो घर, वहीं जाकर किसी से बात करते हैं। वो भराए हुए लहजे में बोली, किसी से कोई बात करने की जरूरत नहीं, अभी आधे घंटे में मामला साफ हो जाएगा। तुम सब जाओ, परेशान ना हो, मैं देख लेता हूँ। जसपाल ने अपना सेल फोन निकाल लिया, फिर अनुजीत की तरफ देखकर बोला, यार तुम्हारी समझ में कुछ आता है? हाँ, मेरी समझ में आ रहा है, बस कंफर्म करने की देर है, उसने सोचते हुए कहा। बात क्या है? जसपाल ने उसकी तरफ गौर से देखते हुए पूछा। बज़ाहिर तो बात कोई भी नहीं, इस वक्त भी मैंने उसे कोई अहमियत नहीं दी थी, लेकिन अब सोच रहा हूँ वो बात ठीक ही लगती है, उसने फिर उसी लहजे में कहा। तो जसपाल ने पूछा, चलो वही बात बता दो, कुछ तो आइडिया हो। चंद दिन पहले मेरे ही एक संगी दोस्त ने मुझे कहा था कि ये जो सरदार वीर सिंह के दोनों मुंह बोले बेटे हैं ना, जोगिंदर सिंह और सरिंदर सिंह, ये ठीक नहीं है। ये अपने बाप से बाहर बाहर ही कोई खिचड़ी पका रहे हैं। अब मैं नहीं जानता कि वो कैसी खिचड़ी है और किसके खिलाफ है। चूंकि मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए मैंने तफसीलात नहीं पूछी, अनुजीत ने बताया। क्या तुम अपने उस दोस्त को बुला सकते हो या मेरी उससे फोन पर बात करवा सकते हो? जसपाल ने पूछा। मैं कोशिश करता हूँ, उसने कहा और अपना सेल फोन निकाल कर उसे कॉल की, साथ ही स्पीकर ऑन कर दिया। हाँ अनुजीत, क्या हो गया इतनी रात को? उसने कॉल रिसीव करते हुए कहा। क्या तुम ऊगी पिंड आ सकते हो इस वक्त? अनुजीत ने पूछा तो वो बोला, लगता है खैर नहीं है जो तुम मुझे इस वक्त बुला रहे हो। बात कुछ ऐसी ही है वीरे, अगर नहीं आ सकते तो फोन पर ही बात कर लो, अनुजीत ने कहा। नहीं, 10 मिनट का रास्ता है, मैं अभी आता हूँ, उसने कहा। तो अनुजीत ने उसे अपनी लोकेशन बता दी और उसने पहुंच जाने को कहा। वो वहीं खड़े थे, जागो वाले अगली गली में जा चुके थे। अच्छी खासी भीड़ थी, इतने में वो दोस्त अपनी बाइक पर वहां उनके पास आ गया। हाल अहवाल और पूरी बात सुनने के बाद उसने पूरे यकीन से कहा, मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये पुलिस वाले उसने तुम लोगों पर चढ़ाए हैं, लेकिन अब ये पूरी तरह वाजिया हो गया है कि ये काम उन दोनों भाइयों के सिवा और किसी का नहीं हो ही नहीं सकता। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? जसपाल ने पूछा तो वो पूरे एतमाद से बोला, देखो जी, हमारी उनके साथ काफी पुरानी दुश्मनी चलती आ रही है। पहले जमीन की लड़ाई थी, फिर सियासी लड़ाई दरमियान में आ गई, इसलिए हम एक दूसरे की सुनगुन जरूर रखते हैं। मेरा भाई बिशनाम सिंह इस वक्त चंडीगढ़ में पढ़ रहा है, अपने कॉलेज में सियासी लीडर है, अच्छा ग्रुप है उसका। असम्बली मेंबर और वजीर अमूर नौजवान प्रताप सिंह मेरे भाई लोगों की जबरदस्त सपोर्ट करता है। वो हमारी हामी सियासी पार्टी का है और वो पार्टी वीर सिंह की सियासी पार्टी की मुखालिफ है। अब किस्सा ये है कि ये दोनों भाई पिछले महीने से उसके साथ काफ़ी मुलाकातें कर रहे हैं। अब वो उनके साथ व्यापार थोड़े ही करेंगे। उस लीडर ने मेरे भाई को बताया कि ये चूंकि तुम्हारे इलाके के हैं, इसलिए पता करो कि कहीं धोखा देने वाली कोशिश तो नहीं कर रहे। वो अपनी पार्टी में आना चाहते हैं और सियासी मदद मांग रहे हैं। तो ये है उसका पस मंज़र? जसपाल ने पूछा। जाहिर है, हम तो अपने धर्म की बात करेंगे। मेरा भाई मेरी नहीं मानता, वो जदीद दौर और सेकुलर पार्टी की बात करता है। अब आप देख लें, अगर तो आप उनकी सियासी राह में आते हैं, आपकी वजह से उन्हें नुकसान होता है, तो मुमकिन है ये कार्रवाई उन्हीं की तरफ से हो, मुमकिन है ना भी हो, कोई दूसरा वार कर रहा हो। उसने अपना ख्याल जाहिर किया। थैंक यू, मैं देखता हूँ, जसपाल ने उसे हाथ मिलाते हुए कहा। तो फिर चंद कदम दूर जाकर उसने सरदार रतनदीप सिंह को अमृतसर में फोन कर दिया। उस पार्टी के सारे सूते वहीं से फूटते थे, वो जाग रहा था। उसने जैसे ही जसपाल का नाम सुना तो बहुत खुश होकर बोला, ओए तू कहाँ टपक पड़ा इस वक्त, खैर तो है ना? पर खैर कहाँ होगी जब तेरा फोन आ गया इस वक्त। तभी उसने इंतहाई इख्तसार से सारी बात बताकर कहा, सरदार जी, मैं इस वक्त कम से कम अपने पिंड ऊगी में ना तो लड़ाई चाहता हूँ और ना कोई शोर शराबा। मैंने यहाँ से एमएलए की सीट लड़नी है। मुझे सिर्फ ये मालूम करना है कि ये काम प्रताप सिंह का ही है। फिर क्या करोगे? फिर जाहिर है, उसने कहना चाहा, तो रतनदीप सिंह उसकी बात काटते हुए बोला, ठीक है, अब पुलिस भी कुछ नहीं कहती और प्रताप सिंह तुझे अभी फोन करता है और तुझे पूरी बात बता देगा, वो जो सच होगी। बाकी फिर देख लेना, जो होगा मुझे बताना। अगर तुमने नहीं लड़ना, अगर लड़ना है तो मुझे कॉल मत करना, समझ गए हो ना? ठीक है सरदार जी, जैसे आप कहें, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ।
जसपाल ने कहा तो उन्होंने फोन बंद कर दिया। फिर अनुजीत के पास आकर खड़ा हुआ, जो अब भी अपने दोस्त के साथ गपशप लगा रहा था। जसपाल को देखते ही बोला, भाई जी, अगर आप कहें तो हम कोशिश करें। मैं मिलता हूँ इंस्पेक्टर से और बात करते हैं। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। बाकी रही इंस्पेक्टर से बात तो वो करेंगे और पूरी तसल्ली करेंगे, उसने जवाब दिया। तो वो इजाज़त लेकर वहां से चल दिया। तकरीबन 20 मिनट गुजरे होंगे कि जसपाल का सेल फोन बज उठा। उसने कॉल रिसीव की तो दूसरी तरफ से भारी आवाज में कहा गया, मैं हूं प्रताप सिंह। आप जसपाल सिंह जी ही हो ना, उगी पिंड से? हाँ जी सरदार जी, मैं ही हूँ, उसने जवाब दिया। तो वो हंसते हुए बोला, चलो जैसे हुई, आपसे आधी मुलाकात तो हो ही गई। मुझे बताया है अभी सरदार रतन सिंह जी ने, आप तो अपने हैं, बस मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, उसने हंसते हुए कहा। लेकिन यह हंसी कहीं से भी शर्मिंदगी वाली नहीं थी, बल्कि यूं लगता था कि जैसे वो उस पर तंज कर रहा हो। यह मिसअंडरस्टैंडिंग हुई क्यों सरदार जी? आप ये बातें अब फोन पर थोड़ी की जाती हैं, आप खुद समझदार हो। आओ ना आप चंडीगढ़, मेरे मेहमान बनो, फिर होंगी बातें, उसने उसी लहजे में कहा। बिशनाम सिंह आपसे क्या कह रहा था, उसने पूछा। वही जो आपके पूरे इलाके के लोग कहते हैं। खैर अब ये छोड़ें आप सब, एक दो दिन फुर्सत निकाल कर आएं, बात करते हैं, उसने अपनी बात समेटते हुए कहा। इससे जसपाल सिंह को जरा भी तजस्सुस नहीं हुआ। उसे मालूम था कि पूरे इलाके में उसके बारे में कैसी कैसी अफवाहें सरगर्म हैं। ठीक है सरदार जी, मैं एक दो दिन में मिलता हूँ आपसे, होती है मुलाकात, उसने कहा। तो अलविदाई बातों के बाद फोन बंद कर दिया गया। उसे मामला समझ में आ गया था। उसने सब कुछ जहन से झटका और जागो की तरफ बढ़ गया, जो अब अगली गली में मुड़ रहे थे। रास्ते में जाते हुए उसने अनुजीत को सारी बात बता दी। वो इस पर हंस दिया। हरप्रीत उसकी तरफ ही देख रही थी। तभी उसने जसपाल का करीब से चेहरा देखा तो हरप्रीत के चेहरे पर जो तनाव था वो एकदम से खत्म हो गया और वो पुरजोश अंदाज में गीत गाने वालों का साथ देने लगी। जसपाल को खुशगवार हैरत ने घेर लिया। क्या हरप्रीत इस कदर उसे समझने लग गई है? उसके चेहरे ही से अंदाजा लगा लेती है कि उसके मन में क्या है। रात का आखिरी पहर ख़त्म हो चुका था और सुबह के आसार वाज़िया हो चुके थे। हम लाहौर ही के मज़ाफ़ाती मुकाम पर पहुंच चुके थे। वो एक बड़ा सा फार्म हाउस था जिसमें हर तरह की सहूलत थी। जैसे ही हम होटल से चले थे तब मैंने इशफाक चौधरी को उस फ़ोन पर सूरत हाल से आगाह कर दिया था जो कहीं ट्रेस नहीं हो सकता था। वो इंतहाई खामोशी से अम्मा, तानी, सोहनी, सारा और मुराद को लेकर नूर नगर से चल पड़ा था। उसके अलावा किसी को खबर नहीं थी। वो सब वहां से निकल गए थे। इशफाक चौधरी ने फार्म हाउस के करीब आकर इत्तला दी तो उसे वहां से ले आए। जब सभी ड्राइंग रूम में बैठ गए और उन्हें चाय सर्व कर दी गई तो अम्मा ने पूछा, पुत्र, ये अचानक तूने हमें यहाँ क्यों बुला लिया? इससे पहले कि मैं जवाब देता, कर्नल सरफराज बोले, अम्मा जी, मुझे जमाल से ज्यादा आपकी हिफाजत का ख्याल है। बेशक रब ताला ही इंसानों की हिफाजत करने वाला है, वो ही जिंदगी और मौत देने वाला है, लेकिन हमें भी तो अपने तहफ़्फ़ुज़ की हिदायत की गई है। लेकिन बेटा, नूर नगर में भी तो ठीक था, वहां इतनी सिक्योरिटी। अम्मा ने कहना चाहा तो वो बोले, जितनी मर्जी सिक्योरिटी हो, इसमें से दुश्मन राह बना लेता है। जैसे कि नूर नगर ही के अतराफ में दुश्मन पहुंच चुका है। पहले जमाल का अगवा हुआ, फिर उन्होंने अपने दो बंदे यहां तक भेज दिए। अब भी वहां पर यकीनन कुछ होगा। वो बाद की बात है, अगर वहां गफलत हो जाती तो। ठीक है बेटा, जैसे तुम लोग बेहतर समझो, अम्मा ने कहा। तो वो मुस्कुराते हुए बोले, क्या आपको बता दिया गया है कि तानी और सारा अपने बेटे के साथ अब जा रही हैं? हाँ, मुझे बताया है इशफाक ने। ठीक है, उन्हें जाना भी चाहिए। बहरहाल मेरी ख्वाहिश थी कि तानी की शादी मैं अपने हाथों से करती। वो तानी की तरफ देखकर बोली, अगर अल्लाह ने चाहा तो ये भी हो जाएगा। ये कहकर उन्होंने तानी और सारा की तरफ देखकर कहा, आप तैयार हो जाओ, अभी कुछ देर के बाद तुम दोनों की फ्लाइट है। तानी दुबई में एक दिन रुक कर लंदन जाएगी। ओके, मैं तैयार हूँ और मेरा ख्याल है कि सारा ने भी कोई तैयारी नहीं करनी। हमारे पास कौन सा सामान है, हम अभी निकलने के लिए तैयार हैं, तानी ने कहा। वो सब बातें करते रहे और मैं दसदीदा निगाहों से सोनी को देखता रहा। वो मुसलसल मेरी जानिब देख रही थी। मुझे पूरा यकीन था कि वो मुझसे बहुत सारी बातें करना चाहती है, मगर ये वक्त नहीं था, इसलिए निगाहें नहीं मिला रहा था। मुझे अपना पता नहीं था, सोनी की नज़रों में ऐसा कुछ था कि वो मुझे पत्थर का बना सकती थी। मैं इशफाक के साथ उठ गया, जो उसी वक्त वापस जाने को तैयार था। सूरज ने अपनी रोशनी से लाहौर को जगमगा दिया था। हम एयरपोर्ट पर थे
ان کے سفری کاغذات لیے ایک بندہ وہاں موجود تھا۔ اس نے ساری کلیئرنس کروا دی، پھر جیسے ہی جہاز اڑا ہم پلٹ آئے۔ کرنل سرفراز راستے ہی میں مجھ سے جدا ہو گئے اور میں سیدھا گھر جا پہنچا جہاں بانیتا کور میری منتظر تھی۔ وہ اوپر والی منزل پر میرے بیڈ روم میں تھی۔ اس نے شارٹس کے ساتھ سلیو لیس شرٹ پہن رکھی تھی۔ عورت پن سے بھرپور بانیتا کور کی جوانی اپنا بھرپور اظہار کر رہی تھی۔ جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوا اس نے بیڈ پر لیٹے لیٹے ہی باہیں پھیلا دیں۔ میں اس کے پاس جا بیٹھا تو اس نے مجھے اپنے حصار میں لے لیا۔ کتنی آرزو تھی کہ تجھے یوں اپنی باہوں کے حصار میں لے کر زور سے بھینچ لوں، وہ خمار آلود لہجے میں بولی۔ اپنی آرزو پوری کرو اور بڑے شوق سے کرو، میں نے کب روکا ہے؟ میں نے کہا تو کچھ دیر تک وہ میرے ساتھ جڑی رہی، پھر خود ہی الگ ہو کر بولی، مجھے اب بھی یقین نہیں آتا کہ میں تمہارے پاس ہوں۔ وہ تو ٹھیک ہے لیکن یہ کپڑے تو نے کہاں سے لیے؟ میں نے اس کا ذہن بدلنے کے لیے پوچھا۔ رات ہم کسی مارکیٹ میں گئے تھے، مہوش نے بھی شاپنگ کی۔ وہ بیچاری تم مردوں میں اکیلی پھنسی ہوئی ہے، ایک لڑکی کی 100 ضرورت ہوتی ہے، اب وہ کیا کیا تم لوگوں کو بتائے؟ اس نے طنزیہ ہنستے ہوئے کہا۔ او ویسے ہی میرا دھیان اس طرف نہیں گیا تھا، میں نے معذرت خواہانہ لہجے میں کہا۔ خیر ایسا بھی نہیں، اس کی بہت ساری ضروریات زویا پوری کر دیتی ہے، وہ اسے کراچی سے بھجوا دیتی ہے، اس نے کہا تو میں نے پوچھا، بانیتا اب تم آئی ہو، کیا پروگرام ہے تمہارا؟ سارا وقت تمہارے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں، اس نے خمار آلود لہجے میں کہا۔ گرو استھانوں پر نہیں جاؤ گی؟ میں نے پوچھا۔ ہاں ویسے جانا تو چاہیے، اس نے ایسے کہا جیسے پہلے اس کے ذہن میں نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، میں کراچی سے زویا اور گیت کو بلاتا ہوں، مہوش کو ساتھ لینا اور گھوم پھر آنا۔ مجھے یہاں بہت ضروری کام ہے، وہ 1-2 دن میں نمٹا لوں، پھر ہم اکٹھے ہی وقت گزاریں گے جہاں تک ہو سکا۔ میں نے کہا تو وہ چند لمحے سوچتی رہی، پھر اسبات میں سر ہلا دیا۔ ہم بیٹھے باتیں کرتے رہے یہاں تک کہ دوپہر کے کھانے کا وقت ہو گیا۔ بانیتا کور نے جین شرٹ پہنی اور میرے ساتھ نیچے چلی گئی۔